नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखित कहानी प्रेरणा का भाग 3 लाई हूँ। मैं नहीं कह सकता कि सूर्य प्रकाश की उन्नति देखकर मुझे कितना आश्चर्य और आनंद हुआ, मगर वह अगर मेरा पुत्र होता तो इससे अधिक आनंद न होता। मैं उसे अपने झोपड़े में लाया और उसे अपनी सारी राम कहानी कह सुनाई। सूर्य प्रकाश ने कहा, तो यह कहिए कि आप अपने ही एक भाई के विश्वासघात के शिकार हुए हैं। मेरा अनुभव तो अभी बहुत कम है, मगर इतने दिनों में मुझे मालूम हो गया है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना नहीं जानते। मिनिस्टर साहब से भेंट होगी तो पूछूंगा कि आपका यही धर्म था। मैंने जवाब दिया, भाई उनका दोष नहीं, संभव है इस दशा में यदि मैं भी होता तो वही निर्णय लेता जो उन्होंने लिया। मुझे अपनी स्वार्थी इच्छा की सज़ा मिल गई और उसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। मनावट नहीं, सत्य कहता हूँ कि यहाँ मुझे जो शांति मिलती है वह और कहीं न थी। इस एकांत जीवन में मुझे जीवन के तत्वों का वह ज्ञान हुआ जो संपत्ति और अधिकार की दौड़ में किसी तरह संभव न था। इतिहास और भूगोल के पोथे चाटकर और यूरोप के विद्यालयों की शरण में जाकर भी अपनी ममता को न मिटा सका, बल्कि यह रोग दिन पर दिन असाध्य होता गया। आप सीढ़ियों पर पांव रखे बगैर छत की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। संपत्ति को अट्टालिका तक पहुंचने में दूसरों की जिंदगी के जीनों का काम देती है। आप कुचल कर ही लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। वहाँ सौजन्य और सहानुभूति का स्थान नहीं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस वक्त मैं हिंसक जंतुओं से घिरा हुआ था और मेरी सारी शक्तियाँ अपनी आत्मरक्षा में ही लगी रहती थी। यहाँ मैं अपने चारों ओर संतोष और सरलता देखता हूँ। मेरे पास जो लोग आते हैं कोई स्वार्थ लेकर नहीं आते और न मेरी सेवाओं में प्रशंसा या गौरव की लालसा है। यह कहकर मैंने सूर्य प्रकाश के चेहरे की ओर गौर से देखा। कपट मुस्कान की जगह गिलानी का रंग था। शायद यह दिखाने आया था कि आप जिसकी तरफ से इतना निराश हो गए थे, अब वह इस पथ को सुशोभित कर रहा है। मुझे अब अपनी भूल मालूम हुई। एक संपन्न आदमी के सामने समृद्धि की निंदा उचित नहीं। मैंने तुरंत बात पलट कर कहा, मगर तुम अपना हाल तो कहो। तुम्हारी यह काया पलट कैसे हुई? तुम्हारी शरारतों को याद करके तो अब भी रोकते खड़े हो जाते हैं। सूर्य प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, आपका आशीर्वाद था। मेरे बहुत आग्रह करने पर सूर्य प्रकाश ने अपना वृतांत सुनाना शुरू किया। आपके चले जाने के कई दिन बाद मेरा भाई स्कूल में दाखिल हुआ। उसकी उम्र 8-9 साल से ज़्यादा न थी। प्रिंसिपल साहब ने उसे हॉस्टल में न लेते थे और न मामा उसके ठहरने का प्रबंध कर सकते थे। उन्हें इस संकट में देखकर मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा, उसे मेरे कमरे में रहने दीजिए। प्रिंसिपल साहब ने इसे नियम के विरुद्ध बताया। इस पर मैंने बिगड़कर उसी वक्त हॉस्टल छोड़ दिया और एक किराए का मकान लेकर मोहन के साथ रहने लगा। उसकी माँ कई साल पहले मर चुकी थी। इतना दुबला पतला कमज़ोर और गरीब लड़का था कि पहले ही दिन मुझे उस पर दया आने लगी। कभी उसके सिर में दर्द होता, कभी ज्वर हो जाता। आए दिन कोई ना कोई बीमारी खड़ी रहती। उधर सांझ हुई और झपकी आने लगी। बड़ी मुश्किल से भोजन करने उठता। दिन चढ़ी तक सोया रहता और जब तक गोद में उठाकर बिठा ना देता उठने का नाम ना लेता। रात को बहुधा चौंक कर मेरी चारपाई पर आ जाता, मेरे गले लिपट कर सोता। मुझे उस पर कभी क्रोध ना आता। कह नहीं सकता क्यों उससे प्रेम हो गया था। मैं यहाँ पहले 9 बजे सोकर उठता था, अब तड़के उठकर बैठ जाता और उसके लिए दूध गर्म करता, फिर उसे उठाकर हाथ मुँह धुलाता और नाश्ता कराता। उसके स्वास्थ्य के विचार से नित्य वायु सेवन को ले जाता। मैं जो कभी किताब लेकर ना बैठता था उसे घंटों पढ़ाया करता। मुझे अपने दायित्व का इतना ज्ञान कैसे हो गया, इसका मुझे आश्चर्य है। उसे कोई शिकायत हो जाती तो मेरे प्राण नखों में समा जाते। डॉक्टर के पास दौड़ता, दवाई लाता और मोहन की खुशामद करके दवा पिलाता। सदैव यह चिंता लगी रहती कि कहीं कोई बात उसकी इच्छा के विरुद्ध न हो जाए। इस बेचारे का यहाँ मेरे सिवाय कौन है?
मेरे चंचल मित्रों में से कोई उसे चिढ़ाता या छेड़ता तो मेरी त्योरियां बदल जाती। कई लड़के तो मुझे बूढ़ी दाई कहकर चिढ़ाया करते थे, पर मैं हंसकर टाल देता। उसके सामने एक अनुचित शब्द भी मुँह से न निकलता। मुझे और शंका होती कि कहीं मेरी देखा देखी यह भी खराब ना हो जाए। मैं उसके सामने इस तरह रहना चाहता कि वह मुझे अपने आदर्श समझे, और इसके लिए यह मानी हुई बात थी कि मैं अपना चरित्र सुधारूं। अब आगे क्या होगा देखेंगे प्रेरणा भाग 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।